नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को बतलाएंगे क्लास 10th का हिंदी, जो कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और इस बार का यानी कि 2021 का नए पैटर्न पर बिहार बोर्ड द्वारा चलाया गया क्वेश्चन आंसर को बारे में बतलाएंगे। बिहार बोर्ड ने जो 100 प्रश्न दिया है उसको आज हम बतलाएंगे, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मात्र 50 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो देखिए, आज हम उन सभी मॉडल पेपर के बारे में बतलाएंगे। मॉडल सेट में दिया गया है कि 100 प्रश्न रहता है, तो उसमें लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि प्रश्न 1 रहेगा, जिस प्रकार के प्रश्न ऐसे प्रश्न रहेगा, और इनके देखिए 2 और 2 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें कोई एक सही होगा। यानी इन चारों में से कोई एक जो है वो सही होगा। इन 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्न अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। यानी कि कह रहा है कि 100 प्रश्न दिया जा रहा है और उसमें से सिर्फ 50 को सही अपना मन से चुनकर और उसमें टिक लगाना है। यानी कि OMR सीट वाला गोले को घेरना है। इस प्रकार का गोला रहेगा, उस गोले को भरना है। तो गोले को अच्छी तरह से भरिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बतलाते हैं कि क्वेश्चन नंबर कैसा आएगा। तो हिंदी जो है वो हिंदी का है, और ये सभी हिंदी है। हिंदी का 2 बुक है और दोनों बुक से दिया गया है। हिंदी के दोनों बुक से क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं और बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण जो था, जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, इसका जो हिंदी रूपांतरण था, यानी कि लगभग अंग्रेजी में था, और इसको जो हिंदी किया था उस व्यक्ति का क्या नाम था। सो प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। एक में दिया गया है ददई सिंह यादव, और दूसरा दिया गया है ललई सिंह यादव, और तीसरा दिया है रूपक सिंह यादव, और चौथा दिया गया है ललन सिंह यादव। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इन 3 गलत है, ये तीनों गलत है, और ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए हम बतलाते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि नलीचन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया है ए में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, और बी में दिया गया है 14 फरवरी 1916, सी में दिया गया है 3 फरवरी 1916, और डी में दिया गया है 4 फरवरी 1916। यानी कि ईस्वी सबको सेम है, 1916, और महीना सिर्फ 2 महीना दिया है, जनवरी फरवरी। तो याद रखिएगा कि नली बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सेन साहब के कितने लड़कियां थे। तो सेन साहब के कितने लड़कियां थे। सेन साहब के 5 लड़कियां थे। सही आंसर डी वाला हो जाएगा कि सेन साहब के 5 लड़कियां थे। और अगला कहता है कि अर्गजा शब्द का प्रत्यय क्या है। अर्गजा शब्द का प्रत्यय क्या है। तो इसका प्रत्यय जो होगा वो होगा गर्जा। इसका प्रत्यय होगा गर्जा। यानी कि सबसे पहले समझिए कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। चलिए हम उन सब चीज़ों के बारे में बतलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बतलाते हैं कि प्रत्यय के बारे में।
प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द का अंतिम में लगता है, किसी भी शब्द का अंतिम में लगता है। और उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग शुरू में लगता है, किसी भी शब्द का शुरू में। जैसे ये है गर्जा, मानते हैं अगर इसका प्रत्यय बोलेगा तो इसका प्रत्यय अंतिम वाला लेटर हो जाएगा, यानी कि जा। अगर इसी शब्द का उपसर्ग पूछेगा तो इसका शुरू वाला हो जाएगा ग। जैसे में अगर दिया रहता है उप मुख्यमंत्री, तो इसमें जो है उप जो है यही उपसर्ग हो गया, यानी कि शुरू वाला जो शब्द होता है वह उपसर्ग होता है, और अंतिम में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मंत्री, तो ये वाला प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि अर्गजा शब्द का प्रत्यय है, तो इसका प्रत्यय होगा गर्जा, यानी कि बी प्रत्यय होगा। देखिए यहाँ पर गर्जा, ये वाला भी गर्जा दिया हुआ, ये भी हो सकता था लेकिन ये वाला गलत हो गया। और आजा, ये भी हो सकता था लेकिन ये वाला भी गलत दिया गया। और ये आ दिया गया, ये तो उपसर्ग में आ गया, शुरू वाला लेटर आ गया, यहाँ होगा गर्जा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। मदन गिरधर लाल का बेटा था। अगर क्वेश्चन उल्टा कर पूछेगा कि गिरधर लाल कहाँ काम करने के लिए जाता था, तो गिरधर लाल सेन साहब के घर पे काम करने के लिए जाता था। सेन साहब का नौकर था गिरधर लाल। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई। यानी कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मूलर की। यानी कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? तो मैक्स मूलर के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि हिंदी में परपगधवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर 7 नंबर का सही आंसर सी वाला होगा, अशोक वाजपेयी सही वाला होगा। और चलिए अब 8वां को प्रश्न पर चलते हैं। आत्मशांत शब्द में प्रत्यय क्या है। आत्मशांत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो हम बतलाए हैं कि प्रत्यय जो होता है वो अंतिम वाला होता है। तो अंतिम वाला क्या आ गया? शांत। तो यही कि सही ऑप्शन वाला ए हो जाएगा, ए वाला सही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि नाखून बार बार काटते रहने और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा, सुंदरता और स्वास्थ्य के पर ध्यान देने का। चलिए अब अगला प्रश्न है कि घृणा शब्द का विलोम क्या हुआ। घृणा शब्द का विलोम क्या हुआ? तो घृणा यानी कि नफरत मतलब ही घृणा का अर्थ होता है। सहयोग तो एक दूसरा प्रकार का शब्द, सकारात्मक भी दूसरा प्रकार का, यानी कि घृणा शब्द का जो विलोम होगा यानी कि उल्टा वो प्रेम होगा।
चलिए अब अगला प्रश्न है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे, यानी कि हवा जो है वो हवा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक है। ये जो हवा है वो हवा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हवा स्त्रीलिंग है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 पर, प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि कुल 4 आदमी है, रेखाकित शब्द कौन पदबंध है। यानी कि कुल 4 आदमी है और कह रहा है रेखाकित शब्द कौन पदबंध है। तो 13 को आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। यानी कि ये जो है विशेषता को बतलाता है, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। क्या कहता है कि कुल 4 आदमी है, यानी कि विशेषण पदबंध हो गया। चलिए अब 14 नंबर के प्रश्न है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये कैसा वाक्य है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन 1 हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिश्र वाक्य यानी कि सभी वाक्य इसमें फेंटा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकार मूले। गुणाकार मूल्य, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था और चारों में से सही बी वाला होगा कि गुणाकार मूल्य। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो ये किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। तो ये उपमान को कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। ये शब्द उपमान के लिए है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि मराठी भाषा का लिपि क्या है। यानी कि मराठ का जो भाषा है मराठी, उस मराठी भाषा को लिपि क्या है। तो मराठी भाषा का लिपि भी देवनागरिक ही है। मराठी भाषा का भी लिपि देवनागरिक है और हम लोग यानी कि हिंदी भाषा का भी नागरिक मतलब लिपि देवनागरिक ही है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ला, मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला ने ही महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह की रचना की थी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं किया था। तो यानी कि डी वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, सही होगा ए वाला। यानी कि बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। और ये तो हिस्ट्री वाला एक प्रश्न दे दिया है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर ने किया था। ये एक इतिहास का प्रश्न दे दिया है हिंदी में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 कहता है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की डैश करती है, यानी कि क्या करती है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नियामक नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
लाल रंग का गुदरी या गरीब के घर में गुणवान की उत्पन्न होना, या तीसरा ऑप्शन दिया गया है गुदरी में बालक को सुलाना, और चौथा ऑप्शन दिया गया है लाल गुदरी बनाना। तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा कि गरीब के घर में गुणवत्ता के उत्पन्न होना। इसका सही ऑप्शन बी वाला सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन। चलिए अब है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कहता है गणेश शब्द का पर्यायवाची करे है, यानी कि गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर, माधव, यातुयान, संदर्भ, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा लंबोदर। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो प्रतिदिन शब्द अव्ययभावी समास है। चलिए अब प्रश्न संख्या छठा क्या कहता है, 26वां क्या कहता है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करे। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, यशः जोड़ धारा, य जोड़ धारा, यशो जोड़ धारा, यशोध जोड़ रा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए वाला होगा। सही आंसर ए वाला होगा, यशः जोड़ धारा। जब विसर्ग के आगे ध रहता है, विसर्ग के आगे जब ध रहता है तो विसर्ग से पहले जो भी शब्द होता है उस पर ओकार लग जाता है। ऐसे ये एक गुण है, संधि विच्छेद का गुण है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहता है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शब्द तो केवल संकेत मात्र है। शब्द तो केवल संकेत है। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा कि शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले, यानी कि बी वाला सही आंसर होगा। बी वाला सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि जन्म के 6 घंटे बाद कितनी माता का देहांत हो, किनकी माता का देहांत हो गई थी। तो ऑप्शन में दिया गया है गुरु नानक का, सुमित्रानंद पत का, रामधारी सिंह दिनकर का, प्रेमघन का। तो इसमें से सही आंसर बी वाला हो जाएगा सुमित्रानंद पत का, यानी कि बी वाला सही ऑप्शन होगा कि इसमें जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गए थे, यानी कि माता का मौत आ गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि फावरे और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। यह पंक्ति किस कविता की है। जन्मतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका एक ही आंसर होगा कि जनतंत्र की जन्म। एक ही ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। चलिए अब अगला देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो ये कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो पहला कविता संग्रह जो है वह है दुष्चक्र में सरष्टता। दुष्चक्र में सरष्टता। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए व्याख्या कवि हैं, यानी कि प्राकृतिक का सौंदर्य है उसके लिए व्याख्या कवि कौन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदपत और सी दिया गया है गुरु नानक, डी दिया गया है प्रेमघन। तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। चलिए अब प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। किसी कवि ने वर्माश्रय व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पर प्रचार किया, वो कौन कवि थे। प्रश्न कर रहा है कि वो कौन कवि थे, तो वो कवि गुरु नानक जी थे। चलिए अगला क्या कहता है कि नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि है तो कुंवर नारायण, नगर संवेदना के कवि है वो कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है दुदांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, वो हिरोशिमा, वो कविता है हिरोशिमा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के क्या पद है। गुरु नानक के पद है कि राम भक्त में गीत, राम भक्त में यानी कि राम के भक्ति वाले गीत। अगला प्रश्न है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सवैयों में। अगला प्रश्न है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी। तो अधिकांश काव्य रचना जो है वो ब्राजील भाषा एवं अवधी भाषा में किया गया था, ब्राजील भाषा एवं अवधी भाषा। प्रश्न संख्या 40 कहता है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सुमित्रानंद पत। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 कहता है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा शाही व तस्याई अज्ञे। अगला प्रश्न है कि कितने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 बजे रात, यानी कि बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न कहता है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो रगप्पा था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सात कोड़ी होता किस भाषा की प्रमुख कथाकार है। ये जो कौन सा भाषा का प्रमुख कथाकार है, तो ये उड़िया भाषा का प्रमुख कथाकार है। अगला प्रश्न दिया गया है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो लक्ष्मी का घर था। चलिए अब अगला प्रश्न पर देखते हैं कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। संतान मतलब बच्चा होता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो सीता को रसमलाई किसने भेजी थी।
तो नारायण ने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का कैलाश नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रचलित हो चुकी है। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रचलित हो चुकी है। तो सुजाता की 25 से अधिक कृतियाँ प्रचलित हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो नगर कहानी के अनुवादक ईश्वर पेटलीकर है। अगला प्रश्न है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप अनुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द ये हो जाएगा ए आधीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है। तो दास शब्द का पर्यायवाची चाकर है, चाकर। अगला प्रश्न है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित होता है, अपेक्षित। अगला प्रश्न है कि वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है। वागजाल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद ए वाला है, वाक जोड़ जाल। अगला प्रश्न है पूर्व शब्द संज्ञा है। पूर्व शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है। तो पूर्व शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। यह जो है वो सर्वनाम है क्योंकि राम तो नाम है और भाई बहन समास में आ जाता है और अच्छा बुरा विशेषण हो जाता है। तो यही हो गया सर्वनाम यह। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 60 कहता है कि गुणवाचक विशेषण यानी कि गुणवाचक जो विशेषण होता है वो अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अच्छा। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है। अगला प्रश्न है कि वृद्धा एंड हिज थम्मा के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका लेखक है। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं जानती। यह पंक्ति किस शक्ति पाठ का है। तो यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका है, इस चैप्टर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिकरण नाम क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव है, देव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो रिश्तेदार ने लगाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तानी डॉस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डॉस म्यूजिक कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक का कविता के अनुसार ईश्वर का शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जिनका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। अगला प्रश्न है कि रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक का निछावर करने के बात करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करील की कुरंजों पर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 कहता है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किस मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कहता है सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाम्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गाम्या से। अगला प्रश्न कहता है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो अज्ञेय प्रयोगवादी धारा के कवि है। अगला प्रश्न कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वृक्ष रूपी चौकीदार जो है यही ललकारता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने का बात करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभु की, यानी कि भगवान के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख जो होता है वो ख का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब हम ख बोलते हैं तो हमें कंठ का यूज करना होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सरोज शब्द का संधि विच्छेद करे। सरोज शब्द का संधि विच्छेद होता है सर जोड़ चौ, यानी कि इसका रूल है कि विसर्ग के आगे जब जो रहे तो ओकार हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें शुद्ध शब्द क्या है? इनमें शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द डी है गणित। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? सिंधु जो है वो व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा है। अगला प्रश्न कहता है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। तो नियम जो है वो स्त्रीलिंग है। नियम जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं आगे क्या कहता है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों में से कोई नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा ये तो भविष्य का बात कह रहा है, तो ये भविष्य काल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश यानी कि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रसन्नता होता है, यानी कि खुशी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छूत शब्द का विलोम क्या हुआ? अछूत। छूत शब्द का विलोम अछूत। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ हुआ गहरी दोस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उग्र शब्द का विलोम क्या हुआ। उग्र शब्द का विलोम सौम्य हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। और अगला प्रश्न कहता है कि श्याम सुंदर कौन सा समास है। श्याम सुंदर कौन सा समास है। तो श्याम सुंदर कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सा समास तत्सम है। इनमें से कौन सा समास तत्सम है। तो यानी कि कपूर जो है वो तत्सम है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि आंध्रों में, अगला प्रश्न कहता है कि आंध्रों में कान राजा लौकिक का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम क्या होता है। तो सादर का विलोम निरादर होता है, ऑप्शन नंबर बी। दसमुख कौन समास है। दसमुख कौन समास है। दसमुख बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 92 को देखते हैं। तो इसमें कहता है कि अपने से बड़े का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये निश्चित वाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कहता है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। अगला है उदय का संधि विच्छेद करें। तो उदय का संधि विच्छेद उत्त जोड़ दय होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न है कि निवास शब्द का उपसर्ग है। निवास शब्द का उपसर्ग है। निवास शब्द का उपसर्ग नी है। हम बतलाए थे अभी तुरंत कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है। जैसे ये यहाँ पर लगा है नी, निवास, तो नी जो है पहला शब्द है, इसलिए नी को उपसर्ग में लिया गया। चलिए अब अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के सवाल किस चीज़ का है। यानी कि ये कौन सा चीज़ का ये सवाल है। तो ये रोटी का है। ये रोटी का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। तो ये वैदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगी थी, कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि काटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। यानी कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो कटक शहर को पत्थर का बांध महाराज यताति केसरी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज का कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। तो इसका 48 नंबर का कमरे दिखलाने के लिए कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की बहू की नजम्मा नाम था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों ये पूरा 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी कि 100 का 100 क्वेश्चन बता दिया गया। अब इसमें से
सिर्फ आप लोगों को मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है। अगर आप 50 में 50 क्वेश्चन बनाकर चल आए तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। यानी कि अंदाज है, जब अगर आप 50% अगर ऑब्जेक्टिव पूरा करिएगा और 25% सब्जेक्टिव, तो आपको 75% रिजल्ट कम से कम तो 75% ज़रूर आएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ें और हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को बीच शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग मन लगाकर पढ़ें ताकि बोर्ड में अच्छा नंबर आए और अच्छे अच्छे लोग शिक्षा मिले आप लोगों को। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।